अध्याय 231 पत्नी का संदेह, ली मिंगक्सिंग की मुसीबतें। सुंदर नज ने अपना सिर उठाया और एक तरफ चली गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। उन्होंने कई मरीजों को देखा है, लेकिन ली मिंगक्सिंग जैसे युवा और पहले से ही शारीरिक रूप से अक्षम पुरुष मरीज को देखना अपेक्षाकृत दुर्लभ है। आमतौर पर इस तरह के मरीज बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि 40 या 50 वर्ष की आयु के लोग। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं। हालांकि जिन लोगों से वह मिला था, उनमें से ली मिंगक्सिंग की तरह बहुत कम लोग ऐसे थे जो इतनी कम उम्र में ही असफल हो रहे थे। अब आप बाहर जा सकती हैं। डॉक्टर हुआंग ने हाथ हिलाकर नर्स को पहले जाने का इशारा किया। नर्स के जाने के बाद डॉक्टर हुआंग ली मिंगक्सिंग से उस विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। इस तरह की बीमारी आमतौर पर अचानक प्रकट नहीं होती। इसके विकसित होने की एक प्रक्रिया अवश्य होती है। यदि कोई रोग संबंधी प्रक्रिया नहीं है, तो यह बाहरी चोट या दवा के कारण है। डॉक्टर हुआंग ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछे, लेकिन ली मिंगक्सिंग उनका बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि उसे लगता था कि वह पहले काफी मजबूत था और हर बार 3 मिनट तक टिक सकता था। यह इतना अप्रत्याशित था कि उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया। अगर ली मिंगक्सिंग को पता होता कि चेन पिंगोन हमेशा कम से कम 1 घंटे तक टिकता है, तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचता। डॉक्टर हुआंग ने भौहें चढ़ाई और ली मिंगक्सिंग की व्यापक शारीरिक जांच शुरू करने में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। रक्त परीक्षण, एमआरआई और एक्सरे, हमने हर संभव तरीका आजमाया है, लेकिन फिर भी हम बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसे देखने का एकमात्र तरीका एक्सरे था। ली मिंगक्सिंग के जननांगों पर कई असामान्य छायाएं थीं। बाकी दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर हुआंग को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, और कारण का पता न होने के कारण उन्हें यह नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। मैं ये करूंगा। मैं आपको कुछ दवा लिखूंगा। घर जाए और पहले सामान्य उपचार आजमाए। इस सप्ताह के दौरान आपको यौन संबंध से परहेज करना होगा और प्रतिदिन अधिक व्यायाम करना होगा, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे का व्यायाम शामिल है। 1 हफ्ते बाद फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए वापस आइएगा और हम आपकी स्थिति की दोबारा जांच करेंगे। आमतौर पर आपके मामले में, यदि यह कोई शारीरिक समस्या नहीं है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। शायद आप अपने जीवन में बहुत अधिक दबाव में हैं। आपको खुद को आराम करने देना चाहिए। इस सप्ताह काम मत करो, अपने मन और शरीर को आराम करने दो। डॉक्टर हुआंग ने दवा लिखी और साथ ही चिकित्सा संबंधी निर्देश भी दिए। दरअसल उसने जो दवाएं लिखी, वे सभी प्लेसबो थीं, क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ली मिंगक्सिंग की बीमारी किस वजह से थी। इन परिस्थितियों में वह अंधाधुंध दवाएं नहीं लिखेंगे। इसलिए उनके द्वारा दी गई सभी दवाएं प्लेसबो और पोषण पूरक थीं, जिनका उद्देश्य केवल ली मिंगक्सिंग के शरीर में पोषण की कमी को पूरा करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली मिंगक्सिंग को 1 सप्ताह का आराम दिया जाए। आराम के बाद शायद वह ठीक हो जाए। ली मिंगक्सिंग को भी अब डॉक्टर हुआंग पर कुछ हद तक अविश्वास होने लगा था, लेकिन फिलहाल उनके पास डॉक्टर पर भरोसा करने और इलाज शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर इससे फायदा नहीं हुआ, तो वे बाद में इस बारे में सोचेंगे। ली मिंगक्सिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस बीमारी से पीड़ित था, वह चेन पिंगोन के विश्वासघात का परिणाम थी। चेन पिंगोन ने ली मिंगक्सिंग के कंधे पर थपथपाया। उसने उस समय तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके हमला कर दिया था। यदि आवश्यक हुआ तो चेन पिंगोन को ली परिवार का भी सफाया करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि चेन पिंगोन ने अभी अभी ली परिवार का सफाया कर दिया था। अगर हम अब तोशिया परिवार का सफाया कर दें, तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। कुछ काम एक ही बार किए जा सकते हैं, 2 बार नहीं। अगर आप इसे 1 बार भी कर लेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप ऐसा 2 या 3 बार करते हैं, तो दूसरे आपसे नफरत करने लगेंगे, और हर कोई असुरक्षित महसूस करेगा और आपको दुश्मन की तरह मानेगा। ऐसे में तो आप अपने दोस्तों को दुश्मन बना लेंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि यदि चेन पिंगोन वास्तव में अंधाधुंध तरीके से लोगों की हत्या कर रहा है, तो देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
हालांकि चेन पिंगोन द्वारा किए गए दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हालांकि कुछ उच्च पदस्थ प्रभावशाली लोगों को अपने काम करने के लिए सबूतों की भी जरूरत नहीं होती है। उन्हें बस यह विश्वास करने की जरूरत है कि आपने ऐसा किया है, और वे ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही सनकी और पहुंच से बाहर हैं। एक बार जब उनके मन में यह विचार आ जाता है, तो वे आपसे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यहीं पर अंतिम उत्पाद को लेकर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। चेन पिंगोन लोगों को मारने से बचने की पूरी कोशिश करता था, खासकर उन मशहूर हस्तियों को जिनका काफी प्रभाव था। ली परिवार का अब भी काफी प्रभाव है, और चेन पिंगोन उन्हें आसानी से नहीं मारेगा। हालांकि चेन पिंगोन उन्हें सबक भी सिखाएगी और ली परिवार को ये बता देगी कि उनसे खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। चेन पिंगोन व्यापारिक तरीकों से ली परिवार को सबक सिखा सकता था, लेकिन ये तरीका बहुत धीमा होगा। चेन पिंगोन इन तरीकों से कुछ हद तक असंतुष्ट थे, इसलिए उनका मानना था कि बल का प्रयोग करना ही इस मुद्दे को हल करने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। ली मिंगशिंग ने अपने पिता को अपनी बीमारी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब वह घर पहुंचा, तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब तो वह अपनी पत्नी को छूने की हिम्मत भी नहीं करता, और अगर वह ऐसा करे भी तो उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? उस रात बिस्तर पर जाने के बाद ली मिंगक्सिंग की पत्नी ने अपने चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लिए उससे पूछा। ली मिंगक्सिंग की पत्नी सिर्फ अपने पति को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति को बहकाने की पहल की। लेकिन उसे बेहद आश्चर्य हुआ जब ली मिंगक्सिंग ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसीलिए उसने वह सवाल पूछा, मैं आजकल थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, और काम का दबाव भी थोड़ा ज्यादा है। मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। हम इस बारे में कुछ दिनों में बात कर सकते हैं। ली मिंगक्सिंग ने एक अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिया। इस तरह की बात को समझाने का कोई तरीका नहीं है। खुद ली मिंगशिंग भी इसे समझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह इस घटिया बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। दरअसल एक सामान्य व्यक्ति, चाहे उस पर कितना भी काम का दबाव हो, इस तरह की स्थिति में निश्चित रूप से इनकार नहीं करेगा। आप जानते हैं, किसी महिला सेलिब्रिटी की पत्नी बनने के लिए आपको बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ हर पहलू में उत्कृष्ट गुणों वाली होनी चाहिए। भला कौन सा सामान्य व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है? लेकिन आज ली मिंगक्सिंग डटे रहे। जब ली मिंगक्सिंग की पत्नी ने यह बहाना सुना, तो वह भी बहुत संदेह भरी नजरों से देखने लगी। उसे शक था कि ली मिंगक्सिंग ने बाहर पेट भरकर खाना खा लिया था, इसलिए घर आने पर उसने रात का खाना नहीं खाया। लेकिन आप किसी चीज के बारे में सोचकर उसे जोर से नहीं बोल सकते, क्योंकि वह ये भी जानती थी कि उनके जैसे परिवारों के पुरुषों के विवाह के बाहर भी निश्चित रूप से अन्य महिलाओं से संबंध होते हैं। एक धनी और संभ्रांत सामाजिक हस्ती होने के नाते उसे इन मामलों में खुले विचारों वाला होना ही होगा। अगर वह अपनी चिंताओं से छुटकारा नहीं पा सकती, तो वह एक धनी सोशलाइट बनने के लायक नहीं है। वह इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर देती थी। आखिरकार पहले तो ली मिंगशिंग कम से कम उसे खाने का एक निवाला तो खिला ही देती थी। कम से कम वह कुछ बार घर जाकर अपने टैक्स का भुगतान तो करेगा ही। अभी के विपरीत, भुगतान किए हुए आधा महीना हो चुका है, और आज रात भी भुगतान संभव नहीं होगा। इसलिए उसका थोड़ा नाखुश होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो फिर आपको अच्छे से आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा फिर से प्राप्त करनी चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए है। मैं एक सप्ताह में खातों की जांच करूंगा। अगर बाद में हिसाब किताब मेल न खाए तो मुझे दोष मत देना, ली मिंगक्सिंग की पत्नी ने मधुरता से कहा। लेकिन जब ये शब्द ली मिंगक्सिंग के कानों तक पहुंचे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। बहुत ज्यादा औरतें होना एक समस्या है, ली मिंगशिंग ने बेबसी से सोचा। महिला हस्तियों, क्या आप कभी यह नहीं सोचती कि क्या ये सिर्फ एक महिला की सबसे बड़ी चिंता है? ये स्पष्ट रूप से आपकी अपनी अपर्याप्तता के बारे में चिंता है। यदि ऐसी कोई अच्छी चीज आप में से किसी पाठक के हाथ लग जाए, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अध्याय 232 एक साया घुसपैठ करता है, आतंक का एक दुष्स्वप्न।
चिंता मत करो, मुझे आराम करने के लिए 1 सप्ताह का समय बिल्कुल पर्याप्त होगा। तो मैं तुम्हें जरूर सरप्राइज दूंगी, ली मिंगशिंग ने धीरे से कहा। दरअसल ये कहते समय वह काफी दोषी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे वास्तव में डर था कि वह 1 सप्ताह बाद भी प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद क्या होगा, इसके बारे में बात करने के लिए हमें 1 हफ्ते इंतजार करना होगा। पहले इस बाधा को पार कर लेते हैं। दंपति चुप हो गए, बिस्तर पर पीठ से पीठ मिलाकर लेट गए और धीरे धीरे नींद में डूब गए। सुबह तड़के एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे ली परिवार के महल में दाखिल हुई। ली परिवार के आलीशान घर के अंदर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अपने आंगन में कई शिकारी कुत्ते पाल रखे थे। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड 24 घंटे गश्त करते रहते हैं और विला के अंदर और बाहर दोनों तरफ कई निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। आज के जमाने में केवल उन्हीं जैसे धनी लोग ही इस तरह के कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने का खर्च उठा सकते हैं। इसका एक कारण पिछली घटना से उत्पन्न आघात भी है। आखिरकार ली मिंगक्सिंग का पहले भी अपहरण हो चुका था। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ली परिवार अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए बहुत उच्च स्तर के उपाय करता है। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उनके सामने मौजूद उस अंधेरे आकृति पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा था। उस रहस्यमयी आकृति ने सबसे पहले अपने सामने मौजूद शिकारी कुत्तों से निपटा। वह काली आकृति चुपचाप आगे बढ़ी और शिकारी कुत्तों को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब कुत्ते को किसी के गुजरने का आभास हुआ, तो उस अंधेरे आकृति ने अचानक हमला कर दिया। अचानक ही एक अदृश्य शक्ति शिकारी कुत्तों पर टूट पड़ी। कुत्ते का सिर झटके से बंद हो गया और उसकी गर्दन टूट गई। कुत्ता मरने से पहले कराहने जैसी आवाज निकाल रहा था। मरने से पहले उसने एक भी दहाड़ नहीं मारी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूरा आंगन एकदम शांत और सन्नाटे में था। वह काली आकृति वास्तव में चेन पिंगोन थी। चेन पिंगोन की फिलहाल ली परिवार के साथ युद्ध करने की कोई योजना नहीं है, और न ही वह ली परिवार के किसी सदस्य को मारेगा। हालांकि वह ली परिवार को एक गहरा सबक सिखाना चाहता था। ली परिवार बहुत अहंकारी हो गया है। चेन पिंगोन उन्हें यह दिखाना चाहता है कि उन्हें अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं है। चेन पिंगोन ने काले रंग का ट्रैकसूट और काला मास्क पहन रखा था। बिना कोई आवाज किए वह ली परिवार के महल में घुसपैठ कर चुका था। चेन पिंगोन बिल्कुल भी नहीं चला, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कोई आवाज भी नहीं की। क्योंकि चेन पिंगोन ने अपने शरीर को थामे रखने के लिए अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसका शरीर तैरता हुआ सीधे ली परिवार के महल में जा पहुंचा। चेन पिंगान ने दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा और अचानक अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता को सक्रिय कर दिया। चेन पिंगोन मौके से गायब हो गया और फिर उसका शरीर खिड़की के अंदर फिर से प्रकट हुआ। यह टेलीपोर्टेशन की शक्तिशाली क्षमता है। फिलहाल चेन पिंगोन टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते समय अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। यदि भविष्य में उसकी मानसिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती है, तो वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके चीजों का पता लगाने में सक्षम होगा। उस समय चेन पिंगोन टेलीपोर्टेशन का उपयोग और भी अधिक स्वतंत्रता से कर पाएगी। दूसरी मंजिल पर स्थित यह कमरा ली मिंगक्सिंग का शयन कक्ष नहीं है, बल्कि एक अन्य युवा जोड़े का निवास स्थान है। चेन पिंगान ने उसे देखते ही पहचान लिया, वह ली मिंगक्सिंग का छोटा भाई था। हालांकि वह ली मिंगक्सिंग का छोटा भाई है, फिर भी उसे सबक सिखाने की जरूरत है। चेन पिंगान ने जिन शिकारी कुत्तों को अभी अभी मारा था, उन्हें अपने भंडारण स्थान में रख दिया। अब ये शिकारी कुत्ते काम आते हैं। चेन पिंगोन ने शिकार करने वाले कुत्तों में से एक का शव बाहर निकाला। फिर उसने चाकू निकाला और कुत्ते का सिर काट दिया। कुत्ते का वह विकृत सिर तकिए के ठीक बगल में रखा हुआ था। सिर कटी हुई कुतिया का शव यूं ही जमीन पर पड़ा छोड़ दिया गया था। ये सब करने के बाद ही चेन पिंगोन ने दरवाजा खोला और वहां से चला गया। आपके अपने आंगन में कोई निगरानी कैमरा नहीं है। ये बताना जरूरी है कि अधिकांश गलियारों में निगरानी कैमरे नहीं लगे हैं।
ली परिवार अपनी निजता की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वह उन पर नजर रखने के लिए निगरानी कैमरा नहीं लगा सकता था। इसलिए ली परिवार के सभी निगरानी कैमरे आंगन के बाहर स्थित हैं और बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं। अंदर आने की कोशिश करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को कैमरों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इन निगरानी कैमरों के बिना चेन पिंगोन के लिए काम करना बहुत आसान हो गया था। चेन पिंगोन ने कार्रवाई शुरू की, कई शिकारी कुत्तों के सिर काटकर ली परिवार के सदस्यों की बिस्तर के पास वाली मेजों पर रख दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि ली मिंगक्सिंग के बिस्तर के बगल में कुत्ते के सिर की जगह सुअर का सिर रखा हुआ था। चेन पिंगान ने बाजार से सुअर का ये सिर खरीदा, इसके लिए उसे काफी पैसे खर्च करने पड़े। बाकी सब लोगों का सिर कुत्ते का सिर है, लेकिन ली मिंगक्सिंग को विशेष ट्रीटमेंट मिलता है, उसका सिर सुअर का सिर है। अब ली परिवार के मुखिया बनने की बारी श्री ली की है। श्री ली मिंगक्सिंग के पिता और ली परिवार के संस्थापक भी हैं। चेन पिंगोन ने भी स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। चूंकि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसलिए हम उन्हें डराएंगे नहीं। यहाँ न तो कुत्ते का सिर है और न ही सुअर का। हालांकि चेन पिंगोन ने अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर खून से सना हुआ सुअर काटने वाला चाकू रख दिया था। ये वही सुअर काटने वाला चाकू है जिसका इस्तेमाल मैंने कुत्ते का सिर काटने के लिए किया था। कसाई का चाकू अभी भी खून से सना हुआ था। चेन पिंगोन ने चुपचाप उसे पलंग के पास वाली मेज में रख दिया। ये बेडसाइड टेबल ठोस लकड़ी से बनी है और बेहद मजबूत है। अगर आप किसी चाकू को बहुत जोर से भी पकड़ें, तो भी उसे बेडसाइड टेबल में फंसाना मुश्किल होगा। इसके अलावा, अगर ऐसा करना संभव भी होता, तो इससे संभवतः इतना तेज शोर होता कि लोग जाग जाते। हालांकि चेन पिंगोन ने ये काम बहुत चुपचाप और बिना कोई आवाज किए किया। ये कुंग फू है। आंतरिक मार्शल आर्ट के उस्ताद इसे आसानी से कर सकते हैं, जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। ये सब करने के बाद चेन पिंगोन ली परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाए बिना मुड़ा और चला गया। ली परिवार के लिए आज रात का सबक बेहद डरावना था। अगली सुबह एक भयानक चीख ने ली परिवार की शांति भंग कर दी। ली परिवार के जो सदस्य अभी भी सो रहे थे, वे अचानक जाग गए। फिर ली परिवार के सदस्य ये देखकर भयभीत हो गए कि उनके प्रत्येक बेडसाइड टेबल पर एक भयानक कुत्ते का सिर रखा हुआ था। कमरे में खून की दुर्गंध फैली हुई थी, क्योंकि फर्श पर एक बिना सिर वाले लकड़बग्घे का शव पड़ा हुआ था। खून फैलकर फर्श को पूरी तरह भिगो चुका था। खून की तीखी गंध से उनकी नाकें भर गईं, जिससे कई लोगों को उल्टी हो गई। ली परिवार के मुखिया श्री ली भी बेहद गंभीर दिख रहे थे, क्योंकि उसने कसाई का चाकू पहले ही अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर देख लिया था। खून से सना हुआ कसाई का चाकू अभी भी हत्या के इरादे की हल्की सी आभा बिखेर रहा है। कुछ देर बाद ली परिवार के सदस्य श्री ली के अध्ययन कक्ष में एकत्रित हो गए। सबके चेहरे खौफ से भरे हुए थे। उन्हें अभी अभी जो डर का अनुभव हुआ, उससे वे सचमुच बहुत भयभीत हो गए। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि यह शरारत किसने की है। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया है, तो मैं उसे कभी भी बख्शूंगा नहीं, ली मिंगक्सिंग ने दांत पीसते हुए कहा। चुप रहो। क्या तुमने इसकी गंभीरता पर विचार नहीं किया है? तुम्हारे बेडसाइड टेबल पर एक सुअर का सिर रखा है। किसी ने तुम्हें सुअर का सिर उपहार में दिया है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि उनका इससे क्या मतलब था? और अगर वे आज तुम्हें सुअर का सिर दे दें, तो क्या होगा अगर वे कल तुम्हारा सिर छीन लें? श्री ली ने क्रोधित होकर कहा। वह अपने बेटे के प्रति भी निर्दयी था। उसने लगभग पूरी कहानी का अंदाजा लगा लिया था। अध्याय 233 भय गहराता है, ली परिवार आत्मसमर्पण करता है। क्या तुमने चेन पिंगोन को उकसाया? श्री ली ने ठंडे स्वर में पूछा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, चेन पिंगोन से पंगा मत लेना, उस व्यक्ति से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, श्री ली ने गुस्से में कहा। श्री ली का चेन पिंगोन से बहुत कम संपर्क था, लेकिन वह जानते थे कि चेन पिंगोन निश्चित रूप से एक साधारण युवक नहीं था। विशेषकर ली परिवार के सफाए के बाद, श्री ली को संदेह हुआ कि चेन पिंगोन इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। इसका संबंध कम से कम चेन पिंगोन से तो अवश्य ही होगा।
उस रात ली परिवार के दर्जनों सदस्य एक साथ मारे गए और ली मिनकांग भी लापता हो गया। ली मिनकांग और चेन पिंगन के बीच द्वेष है। ली जिया और चेन पिंगजिया के बीच हितों का टकराव है। जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था, तभी अचानक पूरा ली परिवार खत्म हो गया। श्री ली को कभी विश्वास नहीं होगा कि इस मामले का चेन पिंगोन से कोई लेना देना नहीं है। यदि यह मामला चेन पिंगोन से संबंधित है, तो चेन पिंगोन के तरीके और क्षमताएं बेहद भयावह हैं। आखिरकार, उस रात उन्हें तोशी परिवार के इतने सारे सदस्यों को एक ही समय में मारना था। किसी शक्तिशाली बल के बिना यह बिल्कुल असंभव है। श्री ली एक व्यवसाय हैं और व्यापार करने में उनका सिद्धांत निश्चित रूप से सद्भाव के माध्यम से पैसा कमाना है। अन्य साधनों का उपयोग करना उनका अंतिम विकल्प था। इसलिए आमतौर पर वह वैध तरीकों से पैसा कमाता है। हालांकि चेन पिंगोन ने एक ही चाल में पूरे ली परिवार का सफाया कर दिया। इस तरीके ने श्री ली को बहुत सतर्क कर दिया। श्री ली निश्चित रूप से चेन पिंगोन जैसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते थे। बाजार में बहुत सारे लाभदायक व्यवसाय मौजूद हैं, इसलिए चेन पिंगोन जैसे व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने दोनों बेटों को चेन पिंगोन को उकसाने से मना कर दिया था। दोनों बेटे तुरंत सहमत हो गए, लेकिन बड़े बेटे ली मिंगक्सिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पहले मुझे सिर्फ ये शक था कि चेन पिंगोन ने ली परिवार का सफाया किया है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि चेन पिंगोन ने ही यह काम किया है। हो सकता है कि यह चेन पिंगोन ने न किया हो, वह तो बस मुख्य भूमिका रहने वाला है, उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? ली मिंगक्सिंग ने कहा, स्पष्ट रूप से उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल दिन में तुमने चेन पिंगोन को नाराज किया था और उसने कल रात तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। तुमने हमारे पूरे परिवार को इस तरह बदनाम कर दिया है। अपने सुअर जैसे दिमाग का इस्तेमाल करके सोचो कि क्या इसका चेन पिंगोन से कोई लेना देना है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोगों ने तुम्हें सुअर का सिर दिया। तुम्हारा दिमाग सचमुच सुअर जैसा है। जैसे जैसे श्री ली बोलते गए, उनका गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने अपने बगल में पड़ी एस्ट्रे को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। एस्ट्रे एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। परिवार में सन्नाटा छा गया, किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। श्री ली ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तभी अंगरक्षकों का कप्तान दौड़कर वहां पहुंचा। श्री ली, हमने निगरानी फुटेज की जांच कर ली है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी पार्टी ने निगरानी कैमरों से छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने विला में प्रवेश करने के लिए बस उन्हें दरकिनार कर दिया। मैंने इस तरह की विधि के बारे में पहली बार सुना है। बॉडीगार्ड कप्तान जब बोल रहा था तब वह पहले से ही ठंडे पसीने से तरबतर था। आपको पता होना चाहिए कि कल रात बदमाशों ने ली परिवार के विला में घुसपैठ की थी। यह उनकी ओर से कर्तव्य की घोर अवहेलना है। सौभाग्य से उन्होंने कल रात किसी को नहीं मारा, इसलिए उन्होंने ली परिवार को चेतावनी देने के लिए कुत्ते और सुअर के सिर का इस्तेमाल किया। अगर दूसरी तरफ से कल रात अंधाधुंध हत्याएं की जाती, तो शायद ली परिवार का भी सफाया हो जाता। क्या उन्हें अपने तरीकों का इस्तेमाल करने से रोकने का कोई तरीका है? श्री ली ने गंभीर स्वर में पूछा। वह किसी पर दोष मढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह चाहता था कि ऐसी घटना दोबारा न हो। मेरे पास दो विकल्प हैं। हमें इंफ्रारेड अलार्म और थर्मल सेंसर जैसे अधिक उन्नत निगरानी उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। एक और मुद्दा यह है कि अधिक लोगों को भर्ती किया जाए और 24 घंटे शिफ्ट में गश्त करने वाले लोग होने चाहिए। यदि मशीनें अविश्वसनीय हैं, तो हम केवल मनुष्यों पर ही भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा, हमें हथियारों के मामले में अधिक से अधिक शक्तिशाली मारक क्षमता की आवश्यकता है। निर्देशानुसार करो। अब तुम जा सकते हो। श्री ली ने थके हुए स्वर में हाथ हिलाया। वह पहले ही समझ चुका था कि अंगरक्षक कप्तान का मतलब था कि वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं और विला की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि यह विधि केवल लक्षणों का समाधान करती है, मूल कारण का नहीं। अगर कोई सचमुच आपको जान से मारने पर तुला हुआ है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्री ली को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि दूसरा पक्ष बहुत सक्षम है और ये साधारण अंगरक्षक उन्हें रोक नहीं सकते।
अब हम क्या करें, पिताजी? ली मिंगक्सिंग ने देर से पूछा। वह धीरे धीरे होश में आ रहा है और उसे डर लगने लगा है। आखिरकार, अगर कोई अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर सुअर का सिर रख सकता है, तो वह निश्चित रूप से उसका सिर काट भी सकता है। घुसपैठ की इस खामोश और गुप्त विधि ने इन धनी व्यक्तियों को सचमुच भयभीत कर दिया। सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश की जाए। अगर सारे विकल्प विफल हो गए, तो मैं अपने वरिष्ठों से संपर्क करूंगा। मैं उनके लिए बहुत उपयोगी हूं, और वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे, श्रीली ने शांत भाव से कहा। हालांकि श्रीली देशभक्त नहीं है, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने पहले से ही शीर्ष नेताओं के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। उन्होंने देश को धन और सामग्री का दान भी दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। यही वो समय है जब आपने पहले जो कुछ भी किया था वो सब काम आ सकता है। हालांकि ऐसे उपकार दुर्लभ और अनमोल होते हैं, इसलिए इनका आसानी से उपयोग नहीं किया जाता है। मैंने चेन पिंगोन से संपर्क किया है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं। मैंने उन्हें आज अपने घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। जब आप चेन पिंगोन से व्यक्तिगत रूप से बात करें तो अधिक विनम्र और ईमानदार रहें, श्रीली ने गहरी आवाज में कहा। अगर पिताजी सचमुच ऐसा करना चाहते हैं, तो हमारे ली परिवार को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ली मिंगक्सिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। महत्वपूर्ण क्षणों में, ली मिंगक्सिंग ली परिवार के युवा मुखिया होने के नाते अपने गर्व को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता था। ऐसे समय में भी क्या आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते? मैंने तुम्हें बचपन से ही कहा है, इज्जत बचाने के चक्कर में कष्ट मत सहो। इज्जत बचाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी नहीं। जब पीछे हटने का समय हो तभी पीछे हटना चाहिए। मैंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। मैंने हर तरह की कठिनाई झेली है और अपनी सारी इज्जत खो दी है। मैं तो लोगों के सामने घुटने भी टेक चुकी हूँ। इसके मुकाबले ये क्या है? एक सच्चा आदमी झुक सकता है और खुद को फैला सकता है। क्या तुम इस सिद्धांत को नहीं जानते? श्री ली ने अपने दोनों बेटों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। छोटा बेटा दुखी लग रहा था, इस सब से उसका क्या लेना देना था। वह गोलीबारी की चपेट में आ गया, और परिणामस्वरूप निर्दोष राहगीरों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। कल आप चेन पिंगोन के साथ थिएटर वितरण अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, है ना? अभी जाकर उन थिएटर चेन से संपर्क करें और उन सभी को खरीद लें। फिर हम ये सभी सिनेमाघर चेन पिंगोन को दे देंगे। ये हमारी ईमानदारी है, और यह चेन पिंगोन के लिए एक उपहार भी है, श्रीली ने फिर कहा। अध्याय 234 चेन पिंगोन की यात्रा, ली परिवार द्वारा भव्य उपहार भेंट किए गए। ली मिंगक्सिंग स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंत में, उसने अपना घमंडी सिर झुकाया और हार स्वीकार कर ली। कुछ ही देर बाद चेन पिंगोन को ली मिंगक्सिंग का फोन आया। फोन पर बातचीत के दौरान ली मिंगशिंग ने बहुत ही सम्मानजनक लहजा अपनाया और कई अच्छी बातें कहीं। फिर उन्होंने बताया कि उनके पिता चेन पिंगोन के साथ अनौपचारिक भोजन करना चाहते हैं ताकि सहयोग के बारे में चर्चा कर सकें। हमें उम्मीद है कि चेन पिंगोन आकर हमें सम्मानित करेंगे। ली मिंगक्सिंग उपहास का पात्र बनने के लिए तैयार थे। हालांकि चेन पिंगोन उस पर नहीं हंसा। इसके बजाय उसने शांत भाव से उससे कुछ शब्द कहे और फिर सहमति व्यक्त की। ये चेन पिंगोन तो वाकई एक अनोखा व्यक्ति है। फोन रखने के बाद ली मिंगक्सिंग अचानक बोलने लगी। फोन करने से पहले मैंने सोचा था कि अगर मैं हार मान लेता और झुक जाता, तो वह या तो आत्मसंतुष्ट हो जाएगा या मेरा जमकर मजाक उड़ाएगा। लेकिन अंत में उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुझसे बहुत शांत भाव से बात की। यह स्पष्ट है कि उसकी सोच मुझसे कहीं बेहतर है। यह व्यक्ति हमारा ध्यान आकर्षित करने योग्य है, ली मिंगक्सिंग ने गंभीरता से कहा। श्रीली यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सिद्धांत को समझते हैं। यह दुनिया विशाल है और प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है, कभी किसी को कम मत आंकिए। हमारा ली परिवार अभी भी बहुत कमजोर है, और हमें अपने परिवार को विकसित करने के लिए और समय चाहिए।
श्री ली ने उत्साहवर्धक लहजे में कहा, हमने अब समझौता कर लिया है, और हार स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा हार मान लेंगे। ये मेरे पिता हैं। ली मिंगशिंग का मनोबल बढ़ गया और उसने उत्साह से कहा। दोपहर में चेन पिंगोन निर्धारित समय पर ली परिवार के पास गई। चेन पिंगोन अकेले आई थी, क्योंकि चेन पिंगोन को अभी भी ये पता नहीं था कि ली परिवार के असली इरादे क्या थे। शायद ली परिवार ने बाहरी तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया हो, लेकिन गुप्त रूप से वे चेन पिंगोन को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि ली मिंगक्सिंग का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यह मामला काफी जटिल है, ये कहना मुश्किल है कि ली परिवार इसमें शामिल था या नहीं। बहरहाल चेन पिंगोन स्वयं मानते थे कि इस मामले में ली परिवार की संलिप्तता थी। आखिरकार ली परिवार जैसे बड़े परिवार के लिए उन्हें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल एक संदेश पहुंचाना होता है, और उनके लिए बाकी काम करने के लिए बहुत से लोग मौजूद होते हैं। ली परिवार के लिए चेन पिंगोन का आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब चेन पिंगोन विला पहुंचे, तो ली परिवार का द्वार पूरी तरह से खुला हुआ था, मानो उनका स्वागत करने के लिए। श्री ली काम पर नहीं गए, इसके बजाय वे चेन पिंगोन के आने का इंतजार करते हुए विला में ही रुके रहे। ये भी काफी दुर्लभ है। हालांकि श्री ली बॉस हैं, लेकिन वास्तव में उनका कार्यभार काफी अधिक है, और उन्हें हर दिन बहुत सारे आधिकारिक काम निपटाने होते हैं। भले ही वह एक दिन के लिए कंपनी न जाए, फिर भी उसके पास जमा होने वाले आधिकारिक कामों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस बिंदु पर वह चेन पिंगोन से भिन्न है। चेन पिंगोन एक ऐसे प्रबंधक थे जो हस्तक्षेप नहीं करते थे और विभिन्न कंपनियों में पेशेवर प्रबंधकों को शक्तियां सौंप देते थे। इसलिए चेन पिंगोन को कंपनी में काम करने की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे इन शक्तियों को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। हालांकि चेन पिंगोन स्मृतियों को देख सकता है, इसलिए वह आत्मविश्वास से अधिकार सौंप सकता है। चेन पिंगान को बस समय समय पर अपनी कंपनी की जांच करने की आवश्यकता होती है। श्री ली स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकते। वे अपने अधीनस्थों को शक्ति सौंपने में असमर्थ हैं। दोनों पक्ष जब मिले तो बहुत उत्साहित थे, और निश्चित रूप से उन्होंने पिछले मामूली विवाद का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, मानो वह कभी हुआ ही न हो। श्री ली के परिवार का भोज भी बहुत भव्य था, और निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर का था। उनके परिवार का रसोइया भी बहुत कुशल है, और वह जो खाना बनाता है वह स्वादिष्ट होता है। चेन पिंगोन को इन बड़े परिवारों से कुछ हद तक ईर्ष्या होती थी, जिनके पास इतने बेहतरीन रसोइये थे। अब से उन्हें अपने घर में ही ऐसे रसोइये का इंतजाम करना होगा। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने अभी तक इस तरह का जीवन नहीं जिया है। दरअसल चेन पिंगोन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह आसानी से अपने माता पिता को इस तरह का जीवन जीने का मौका दे सकता है। आखिरकार चीन में शेफ को काम पर रखना ज्यादा महंगा नहीं होता, और यहां तक कि राजकीय भोज के लिए भी शेफ को काम पर रखना ज्यादा महंगा नहीं होता। चेन पिंगोन ने लौटने के बाद इस मामले को सुलझाने की योजना बनाई थी। भोजन के बाद श्री ली ने चेन पिंगोन के सामने एक दस्तावेज रख दिया। श्री ली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 11 सिनेमाघरों का अनुबंध है। एक बार जब आप इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये सभी सिनेमाघर आपके हो जाएंगे। आप जानते हैं कि मेरा बेटा एक नौजवान है, वह अभिमानी और घमंडी है, और अपने काम में भी अनाड़ी है। अगर वह कुछ गलत करता है तो कृपया उसके प्रति नरमी बरतें। श्री ली, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आप लोगों के साथ अपने व्यवहार में बहुत खुले और ईमानदार हैं। चेन पिंगान ने दस्तावेज खोला और उसे देखा। वास्तव में उसमें कोई जाल या समस्या नहीं थी। यह एक उपहार अनुबंध है। 11 सिनेमाघरों को, साथ ही उन पर स्थित भूमि को भी चेन पिंगोन को दे दिया गया। यह एक अविश्वसनीय सौभाग्य है। हालांकि ली परिवार के लिए इतनी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं लगती होगी, लेकिन इसे उपहार के रूप में देना काफी आश्चर्यजनक था। चूंकि आप इतने दयालु हैं, श्रीमान ली, इसलिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। चेन पिंगोन ने भी उतनी ही सहजता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अपना नाम लिख दिया। श्री ली पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुके हैं,
इसलिए चेन पिंगोन के हस्ताक्षर करते ही अनुबंध पूरा हो जाएगा। चेन पिंगान को उस समय स्वामित्व का हस्तांतरण पूरा करना होगा, लेकिन ये प्रक्रिया यहां करने की आवश्यकता नहीं होगी। चेन पिंगोन को एक पैसा भी खर्च किए बिना 11 सिनेमाघर और उससे संबंधित जमीन मुफ्त में मिल गई, जो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि कल रात ली परिवार में कुछ बुरा हुआ है। मेरे पास कुछ खबर है जो मैं श्री ली को बता सकता हूं। जिस व्यक्ति ने ये किया है वह विदेश चला गया है और शायद कभी वापस न आए। जब तक वह वापस नहीं आता, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। चेन पिंगान ने अपने हाथ में मौजूद अनुबंध को थोड़ा हिलाया और शांत भाव से कहा, ये खबर देने के लिए श्रीमान चेन, आपका धन्यवाद, श्री ली ने खुशी से कहा। तो अब मैं जा रही हूं। अगली बार मैं आपको फिर से डिनर पर ले जाऊंगी, मिस्टर ली। वैसे मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, श्रीमान ली। मैंने सुना है कि यंग मास्टर ली की तबीयत ठीक नहीं है। वह कल डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वह झोलाछाप डॉक्टर उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सका। जाने से पहले चेन पिंगोन ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ ली मिंगक्सिंग की ओर देखा। दरअसल मुझे दवाइयों के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। ली दा आपकी बीमारी का इलाज कर सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 1 महीने के लिए परहेज करना होगा, और 1 महीने बाद आप सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं अब जा रहा हूं। चेन पिंगोन के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जब तक चेन पिंगोन वहां से निकला, ली मिंगक्सिंग का चेहरा लाल हो चुका था। क्या हुआ? मुझे बताओ, श्री ली ने हैरानी से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अपने पिता के सवालों का सामना करते हुए ली मिंगक्सिंग अब सच्चाई को छिपा नहीं सका। वह हकलाते हुए ही बता पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। अपनी बात खत्म करने के बाद ली मिंगक्सिंग को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे पता है, इसी ने मेरे लिए ये सारी मुसीबत खड़ी की है। मैं सोच रहा था कि अचानक मैं ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। पता चला कि यह सब उसी ने किया था। श्री ली अवाक रह गए। उनके बेटे की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। दरअसल जब उसने चेन पिंगोन को ऐसा कहते सुना तो उसे एहसास हुआ कि चेन पिंगोन ने उसके बेटे के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि श्री ली को ठीक से पता नहीं था कि चेन पिंगोन ने ये कैसे किया था। इस बार उन्होंने कौन सी चालें चली, इसीलिए उसने अपने बेटे से पूछा। अध्याय 235 खाद्य विषाक्तता, कोई शरारत कर रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि चेन पिंगोन के तरीके क्या हैं, है ना? वह आपको बिना एहसास कराए ही नपुंसक बना सकता है। अगर वह सचमुच तुम्हें मारना चाहता, तो अब तक तुम एक लाश बन चुके होते। हमारा ली परिवार कारोबारी है। हम पैसा कमाना चाहते हैं, दुश्मन नहीं बनाना चाहते, खासकर ऐसे दुश्मन जिनकी ताकत का हमें अंदाजा नहीं है। अब से तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और उसे दोबारा उकसाना नहीं चाहिए। वैसे इस व्यक्ति को अपने पक्ष में करना फायदेमंद होगा। हुआ परिवार उसके बहुत करीब है। मैं बाद में श्री हुआ से बात करूंगा और देखूंगा कि वे क्या सोचते हैं। श्री हुआ के माध्यम से दूसरे पक्ष के आत्मविश्वास के बारे में पता लगाना सबसे अच्छा होगा। हमें दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता, लेकिन श्री हुआ को शायद पता हो। श्री ली ने बोलने से पहले कुछ देर सोचा। ली मिंगक्सिंग के चेहरे पर भी भय के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत कहा, पापा, अब मुझे क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? 1 महीने आराम करो और ठीक हो जाओ। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम 1 महीने में ठीक हो जाओगे? क्या तुम 1 महीना भी नहीं टिक सकते? तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। यह महीना तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए एकदम सही है, श्री ली ने दृढ़ता से कहा। ली मिंगक्सिंग असहाय लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सहमति दे दी। इसके बाद ली परिवार के मुखिया ने स्वयं श्री हुआ से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। श्री हुआ ने यह भी आशा व्यक्त की कि ली परिवार उसी राह पर नहीं चलेगा जिस पर ली परिवार चला था। इससे चेन पिंगोन की क्षमताओं का एक हिस्सा सामने आता है। दरअसल श्री हुआओ भी चेन पिंगोन की असली क्षमताओं से अनजान थे।
हालांकि श्री हुआओ जानते थे कि चेन पिंगोन एक उस्ताद थे, जो न केवल मार्शल आर्ट में कुशल थे बल्कि चिकित्सा में भी निपुण थे। श्री हुओ की व्याख्या सुनने के बाद श्री ली को अचानक बात समझ में आ गई। वे चेन पिंगोन से और भी ज्यादा सावधान हो गए। हालांकि चेन पिंगोन के पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल होने के बारे में जानने के बाद श्री ली के मन में भी उससे दोस्ती करने का विचार आया। आखिरकार भले ही वह अमीर हो, वह भी एक साधारण व्यक्ति है, और वह भी बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और मर जाएगा। किसी को नहीं पता कि वह कब बीमार पड़ेगा। आम बीमारियों का इलाज पैसों से किया जा सकता है। हालांकि इस दुनिया में अभी भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पैसे से भी नहीं किया जा सकता है। समय आने पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बीमारी से ही मरेगा। अमीरों को गरीबों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग मृत्यु और बीमारी से मुक्त हैं। इसलिए दूसरे दिन श्री ली ने व्यक्तिगत रूप से चेन पिंगोन से दोबारा मुलाकात की और चेन पिंगोन के साथ और अधिक सहयोग करने की उम्मीद जताई। श्री ली ने अपनी सद्भावना व्यक्त की और चेन पिंगोन ने मना नहीं किया। हालांकि मुझे मिस्टर ली एक व्यक्ति के तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन व्यापार में ऐसा ही होता है। जब तक दोनों पक्षों के बीच हितों का टकराव नहीं होता, वे स्वाभाविक रूप से सहयोग कर सकते हैं। दुनिया में श्री ली जैसे अनगिनत लोग हैं, आप कह सकते हैं कि वे हर जगह मौजूद हैं। यदि चेन पिंगोन को श्री ली जैसे लोग पसंद नहीं है और वह उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे मिलने वाले व्यापारिक साझेदारों की संख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। चेन पिंगोन ने 2 जीवन जिए हैं और कई बातों को स्वीकार कर लिया है। आप बहुत से काम खुद कर सकते हैं, आप दूसरों को उन्हें करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। श्री ली का व्यापारिक साम्राज्य विशाल है और उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। श्री ली के साथ सहयोग करने से चेन पिंगोन के करियर के विकास को बहुत लाभ होगा। इसलिए चेन पिंगोन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पक्षों ने मौके पर ही कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग समझौते में तियान्हे वाइनरी को भी शामिल किया गया है। चेन पिंगोन का व्यवसाय अभी शुरू ही हुआ है और चीन में अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। हांगकांग में, दक्षिण पूर्व एशिया में और दुनिया के अन्य हिस्सों में उपलब्ध चैनल और भी कम है। श्री ली अलग है, उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एशिया में इसका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग से चेन पिंगोन के उत्पादों को पूरी दुनिया में बेचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर चेन पिंगोन खुद तियान्हे वाइनरी की बैजियू बेचते हैं, तो ऊंची कीमत हासिल करना मुश्किल होगा और बिक्री शायद बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब जब श्री ली सहयोग कर रहे हैं, तो स्थिति अलग है। श्री ली की पदोन्नति के साथ तियान्हे वाइनरी निश्चित रूप से एशिया में बाजार को तेजी से खोलने में सक्षम होगी। पश्चिमी देशों को बैजियू चीनी शराब ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि एशियाई देशों में अभी भी बैजियू चीनी शराब के प्रति अपेक्षाकृत अधिक पसंद है। चेन पिंगोन को अपनी तियान्हे वाइनरी पर पूरा भरोसा है। अब उन्हें सिर्फ एक बिक्री चैनल की कमी है। अब जब हमारे पास ली परिवार के बिक्री चैनल हैं, तो हमें बिक्री के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तियान्हे बैजियू की बिक्री उन कई परियोजनाओं में से एक छोटी परियोजना है जिन पर सहयोग के माध्यम से काम किया जा रहा है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने केवल सामान्य दिशा निर्धारित की और सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। शेष विवरण उनकी टीमों द्वारा संभाले जाएंगे। बॉस बस अपना मुंह खोलता है और उसके अधीनस्थ कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करते हैं, यही इस कहावत का अर्थ है। ली परिवार को नष्ट करने और उन्हें वश में करने के बाद चेन पिंगोन ने मूल रूप से सोचा था कि जियांगजियांग नदी पर उसकी यात्रा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उसे लगा कि हांगकांग में अब कोई भी उसके कारोबार में दखल नहीं देगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दुर्घटना इतनी अचानक होगी। चेन पिंगोन ने हांगकांग में पहले ही कई व्यवसायों में निवेश किया है, जिनमें क्रिस्टल कंपनी सबसे प्रमुख है, और उनके पास कई अन्य व्यवसाय भी हैं। इनमें से एक फास्ट फूड चेन है जो हैमबर्गर बनाने में माहिर है। दरअसल चेन पिंगोन खुद भी इस तरह की कंपनियों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, उन्होंने बस उन्हें प्रबंधन के लिए अपने अधीनस्थों को सौंप दिया था।
आखिरकार बॉस को तो सिर्फ पैसा देना और फैसले लेना होता है, असल में काम तो नीचे काम करने वाले लोग ही करते हैं। इस हैमबर्गर कंपनी का नाम भी काफी अनौपचारिक है, इसे बस ओवरलॉर्ड बर्गर कहा जाता है। किंग बर्गर की सबसे खास बात इसका आकार है, यह एक सामान्य बर्गर के आकार का लगभग आधा होता है। एक साधारण हैमबर्गर किंग बर्गर के सामने बहुत छोटा दिखता है। किंग बर्गर उसी कीमत में ज्यादा चीजें देता है, इसकी कीमत एक सामान्य बर्गर के लगभग बराबर है। हालांकि इसकी खासियत कुछ अलग है और इसमें ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल होता है, यही वजह है कि यह बेहद लोकप्रिय है। बावांग बर्गर की हांगकांग में पहले से ही 1 दर्जन से अधिक शाखाएं हैं और कारोबार फल फूल रहा है। चेन पिंगोन ने इतने छोटे व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि किंग बर्गर अपेक्षाकृत लाभदायक व्यवसाय है। हालांकि चेन पिंगोन के अन्य लाभदायक व्यवसायों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ये घटना एक बर्गर की दुकान पर घटी। किसी ने मुफ्त में मिला बर्गर खाया और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर इस व्यक्ति को किंग बर्गर खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। हालांकि चेन पिंगोन को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि कोई ना कोई जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। चेन पिंगान हमेशा से खाद्य सुरक्षा को बहुत महत्व देता आया है। उचित उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ बावांग बर्गर से खाद्य विषाक्तता होना असंभव है। पुलिस ने किंग बर्गर स्टोर को पूरी तरह से सील कर दिया है और अंदर मौजूद सभी खाने के सामान को जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी तक सटीक जानकारी अज्ञात है। जब चेन पिंगोन को यह संदेश मिला तो उसकी भौहें तन गईं। अध्याय 236 चेन पिंगोन मामले की जांच करता है, मास्टरमाइंड का खुलासा होता है। ये स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई न कोई है। हालांकि हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसके पीछे कौन है। हालांकि चेन पिंगोन एक नज़र में ही समझ गया था कि कोई न कोई जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं तो एक बर्गर की दुकान बिना किसी कारण के खाद्य विषाक्तता कैसे फैला सकती है। हनी, अब हमें क्या करना चाहिए? सु यूकिंग ने घबराकर पूछा। घबराए नहीं, ये हांगकांग है, अमीरों की दुनिया। अगर सच में कुछ हो भी जाता है तो हम पैसे से मामला सुलझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, फिर हम इसे ठीक कराने के लिए भुगतान कर सकते हैं। अगर कोई जानबूझकर मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। चेन पिंगोन ने कहा, उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। लगता है मैंने अभी तक काफी लोगों को नहीं मारा है, चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा। चलिए सबसे पहले उस बर्गर की दुकान पर चलते हैं जहां दुर्घटना हुई थी। क्या सभी कर्मचारी यहां मौजूद हैं? चेन पिंगयांग ने पूछा। जिस बर्गर की दुकान पर यह घटना घटी है, वह अस्थायी रूप से बंद है, लेकिन सभी कर्मचारी अभी भी वहीं हैं। हम उन्हें जगा सकते हैं, सु यूकिंग ने तुरंत जवाब दिया। चूंकि यह पहले से ही बंद है, इसलिए मैं फिलहाल दुकान नहीं जाऊंगा। आज यहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों को बुलाओ। चेन पिंगोन ने कहा, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था कर देती हूं, सु यूकिंग ने जल्दी से कहा। आधे घंटे बाद सु यूकिंग कर्मचारियों के एक समूह के साथ वापस लौटी। सु यूकुन के पीछे 5 कर्मचारी चल रहे थे, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उस समय बर्गर की दुकान के सभी 5 कर्मचारी आए थे, जिनमें 3 पुरुष कर्मचारी भी शामिल थे जो रसोई में बर्गर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। 2 अन्य महिला कर्मचारी फ्रंट डेस्क पर बिक्री का काम संभालती हैं। मालिक, 5 कर्मचारियों ने चेन पिंगोन के पास जाकर कुछ असहजता से उनका अभिवादन किया। आखिरकार इतनी बड़ी घटना का उन पर काफी असर पड़ा है। अगर बॉस उन्हें जवाबदेह ठहराता है, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए बॉस का सामना करते समय घबराहट और डर महसूस करना स्वाभाविक है। चेन पिंगोन ने अपने सामने खड़े 5 लोगों को खाली निगाहों से देखा। उनकी क्षमता धीरे धीरे सक्रिय होने लगी और वह एक एक करके उनकी यादों की जांच करने लगी। अचानक चेन पिंगोन की भौहें फड़क उठी और उनकी नजर तुरंत एक पुरुष कर्मचारी पर पड़ी।
पांचों लोगों की यादों की समीक्षा करने पर चेन पिंगोन को पहले ही पता चल गया था कि इस परेशानी का कारण वही पुरुष कर्मचारी था। उस पुरुष कर्मचारी का नाम जो चांगक्सियोन था। किसी ने उसे 300,000 युआन दिए और उसे हैमबर्गर की सामग्री में जहरीला पाउडर डालने के लिए कहा। इसी वजह से जहर मिले बर्गर की घटना घटी। इसके अलावा केवल एक ही जहरीला बर्गर नहीं बनाया गया था, बल्कि 1 दर्जन से अधिक जहरीले बर्गर बनाए गए थे। अब तक केवल 2 विषैले हैमबर्गर ही बरामद हुए हैं, और जहर से प्रभावित दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बाकी बचे विषैले बर्गर की स्थिति अभी भी अज्ञात है। मुझे नहीं पता कि उसे फेंक दिया गया या खा लिया गया। चेन पिंगोन ने जो चांगक्सियोन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो चांगक्सियोन, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करने जा रहे हो, या तुम चाहते हो कि पुलिस तुमसे पूछताछ करे? जो चांगक्सियोन अचंभित और भयभीत हो गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह मामला कैसे उजागर हुआ। वह अपने कार्यों में स्पष्ट रूप से बहुत सतर्क था, इसलिए बाहरी लोगों के लिए यह जानना असंभव था। आपको शायद पता न हो, लेकिन मैंने रसोई में एक निगरानी कैमरा लगाया है। यह एक पिनहोल कैमरा है। कंपनी में आपकी हर गतिविधि वीडियो पर रिकॉर्ड की जाती है। तुमने क्या किया? बस निगरानी फुटेज देख लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। जो चांगक्सियोन, बच निकलने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तुम्हारे सारे कारनामे पता है। मैंने भी जांच की है। आपके घर में 3 लाख युआन नकद मिले हैं। ये पैसे आपको स्कारफेस नाम के एक व्यक्ति ने दिए थे। उसने आपसे हमारे हैमबर्गर की सामग्री में जहरीले पदार्थ मिलाने को कहा था। और तुम, गद्दार, तुमने सचमुच वही किया जो मैंने कहा था। तुम बेहद साहसी, निर्दयी और बेहद मूर्ख हो। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर कुछ होता है, तो तुम तीनों ही मुख्य संदिग्ध बनोगे। तुम न सिर्फ खुद मुसीबत में पड़ोगे, बल्कि अपने साथियों को भी मुसीबत में डाल दोगे। चेन पिंगान ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर जो चांगक्सियोन जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रसोई में निगरानी कैमरा लगा होगा। उसकी हर हरकत को फिल्माया गया था, उसका अंत निश्चित था। धिक्कार है, जो चांगक्सियोन, तो ये तुमने किया है। आपने हमें वाकई बहुत परेशानी में डाल दिया है। अन्य कर्मचारियों ने भी जो चांगक्सियोन को गुस्से से घूर कर देखा। आखिरकार जो चांगक्सियोन के कार्यों ने उनकी पूरी टीम को बर्बाद कर दिया था। जो चांगक्सियोन को ढूंढना ही सबसे अच्छा परिणाम होगा। लेकिन अगर जो चांगक्सियोन नहीं मिला, तो उन 5 को ही दोष लेना पड़ेगा। जो चांगक्सियोन को कम से कम 300,000 युआन नकद मिले, लेकिन बाकी 4 लोगों को 1 पैसा भी नहीं मिला। क्रोधित होकर दोनों लड़कों ने जो चांगक्सियोन को घूसे और लात मारना शुरू कर दिया। चेन पिंगोन चुपचाप देखता रहा और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वैसे भी कुछ बार मुके और लात मारने से वो मर नहीं जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे थोड़ी तकलीफ होगी। इस कहानी में एक अहम किरदार है, स्कारफेस। दरअसल अंडरवर्ल्ड में काफी लोग हैं जो खुद को स्कारफेस कहते हैं, लेकिन जो स्कारफेस जो चांगक्सियोन को ढूंढने आया था, वह हंग हिंग ट्रॉइड का सदस्य था। दूसरे शब्दों में कहें तो, इस पूरे मामले के पीछे हंग हिंग तिकड़ी का हाथ था। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। जो चांगक्सियोन जमीन पर लौट रहा था और गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा बनाए हुए था। लेकिन चेन पिंगोन भला ऐसे गद्दार को कैसे जाने दे सकता था? अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा, पुलिस को फोन करो और इस मामले के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करो। यह मामला अब महज व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं रह गया है, यह एक आपराधिक मामले में तब्दील हो गया है। और अगर इस साजिश के मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया, तो क्या उसकी बर्गर की दुकान चल भी पाएगी? सू यूकिंग ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गई, और सू यूकिंग ने फोन पर पूरी कहानी सुनाई। फोन का जवाब देने वाला व्यक्ति अधिकारी ली था, जो इस मामले का प्रभारी भी था।
मामले में हुए नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में जानने पर अधिकारी ली बेहद प्रसन्न हुए और कहा कि वह अपनी टीम को तुरंत यहां लाएंगे। फोन रखने के बाद सु यूकिंग चेन पिंगोन के पास आए और धीमी आवाज में पूछा, क्या हमारे बर्गर की दुकान में वाकई सुरक्षा कैमरे लगे हैं? मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ कोई निगरानी कैमरे नहीं है, मैंने उससे झूठ बोला था। उसकी मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत नहीं है, उसने मेरी बात सुनते ही मेरी बात पर विश्वास कर लिया, चेन पिंगोन ने लापरवाही से कहा। आखिरकार बर्गर की दुकान वाली घटना के लिए चेन पिंगोन जिम्मेदार नहीं थे। हैमबर्गर की दुकान के मैनेजर ने दुकान में निगरानी कैमरे लगाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार वे सिर्फ हैमबर्गर बेच रहे हैं, सोना नहीं, तो उन्हें निगरानी कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? ये पैसों की पूरी तरह से बर्बादी होगी। सु यूकिंग के चेहरे पर भी अवाक भाव था। उसे भी चेन पिंगोन ने धोखा दिया था। अध्याय 237 होंगक्सिंग का रक्षात्मक रुख, गिरोह युद्ध। अधिकारी ली तुरंत अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचे। अधिकारी ली के आने के बाद चेन पिंगोन ने वास्तव में निगरानी फुटेज की एक प्रति प्रस्तुत की। ये कर्मचारी से पूछताछ करने की पूरी प्रक्रिया है। हैमबर्गर की दुकान की रसोई में कोई सुरक्षा कैमरा नहीं था, लेकिन चेन पिंगोन जिस विला में रहता था, वहां सुरक्षा कैमरे जरूर लगे हुए थे। इसलिए पूरी पूछताछ प्रक्रिया को फिल्माया गया। पूछताछ की प्रतिलेखों की समीक्षा करने के बाद अधिकारी ली ने राहत की सांस ली। यह अकाट्य प्रमाण है, इस प्रमाण के साथ मामले को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना शायद आसान नहीं होगा। इसके अलावा अधिकारी ली के मन में भी कई सवाल थे। श्रीमान चेन, आपको कैसे पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किया है? अधिकारी ली ने उत्सुकता से पूछा। लोग गुजरते समय अपनी आवाज छोड़ जाते हैं, हंस उड़ते समय अपने पदचिह्न छोड़ जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई न कोई निशान जरूर रह जाता है। एक और कहावत है, पैसा पहाड़ों को हिला सकता है। मैंने प्रासंगिक जानकारी खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, और इसी तरह मुझे अंदर की कहानी पता चली। चेन पिंगान ने धीरे धीरे समझाया। हालांकि उनकी व्याख्या न तो बहुत विस्तृत थी और न ही तर्कसंगत। अधिकारी ली ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। जहर देने वाले आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उससे आगे पूछताछ की जाएगी। उन्हें उसके घर की तलाशी भी लेनी होगी और अंदर मौजूद सारी नकदी ढूंढनी होगी। जहां तक उस निशान वाले आदमी की बात है, हमें उसे भी जरूर पकड़ना होगा। हालांकि स्कारफेस जैसे व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है या नहीं, ये कहना वास्तव में बहुत मुश्किल है। हांगकांग के गिरोहों में शामिल लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अधिकारी ली को भरोसा नहीं था कि वह दूसरे पक्ष को तुरंत पकड़ पाएंगे। सौभाग्य से मामला लगभग सुलझ गया है और उसने एक छोटा सा एहसान किया है। ऑफिसर ली के जाने के बाद चेन पिंगोन की आंखों में एक ठंडी, जानलेवा मंशा झलक उठी। चूंकि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को ऐसा करने से नहीं रोकेगा। चलिए स्कारफेस से शुरू करते हैं। पुलिस के लिए स्कारफेस को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन चेन पिंगोन के लिए ये करना मुश्किल नहीं है। चेन पिंगोन के मन में पहले से ही एक योजना थी। चेन पिंगान ने अपना फोन निकाला और ली शियोंग को फोन किया। ली शियोंग चेन पिंगोन का अधीनस्थ है और चेन पिंगोन ने ली शियोंग को नंबर गैंग के नेता के पद तक पहुंचने में मदद की है। जो लोग असंतुष्ट थे, उन सभी को चेन पिंगोन ने मार डाला है। मालिक, ये जानते हुए कि चेन पिंगोन का फोन है, ली शियोंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। हंग हिंग में स्कारफेस नाम का एक आदमी है। उसने किसी को मेरी दुकान में जहर डालने के लिए भेजा और हंग हिंग को उसे तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए कहा। अगर हंग हिंग तैयार नहीं है, तो चलो युद्ध शुरू कर देते हैं। चेन पिंगोन ने दबंग लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि हंग हिंग का हांगकांग में कोई स्थान न हो। ली शियोंग को पहले तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे होंगक्सिंग के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जल्द ही ली शियोंग उत्साहित हो गया, क्योंकि वह अपने बॉस की क्षमताओं को जानता था। अगर उनका बॉस सचमुच कार्रवाई करता है, तो हंग हिंग का खेल खत्म हो जाएगा।
हंग हिंग के गायब होने के बाद उसका मूल क्षेत्र स्वाभाविक रूप से नंबर गैंग के अधिकार में आ गया। जी बॉस, मैं अभी होंगक सिंह से संपर्क करूंगा, ली शियोग ने आदरपूर्वक कहा। फोन रखने के बाद ली शियोग ने सीधे होंगक सिंह के प्रमुख श्री जियांग को फोन किया। कॉल जल्दी से लग गई। हेलो श्रीमान जियांग, मैं ली शियोग हूँ। ओह, ली शियोग है। क्या आपको कुछ चाहिए? श्री जियांग ने कुछ हैरानी से पूछा। श्री जियांग, आपके अधीन एक आदमी है जिसका नाम स्कारफेस है। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। अब आपको उसे मेरे हवाले करना होगा। जब तक आप उस व्यक्ति को सौंप देते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। श्रीमान जियांग, यह आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ली शियोग ने धीरे से कहा। ली शियोग, क्या तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है? क्या तुम बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता स्कारफेस ने क्या किया, लेकिन स्कारफेस मेरा आदमी है। आप मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं सिर्फ कुछ शब्दों से उसे आपके हवाले कर दूं? श्री जियांग ने असंतुष्ट होकर कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वही बॉस है। अगर कोई सिर्फ एक वाक्य से उसे अपने मातहतों को सौंपने पर मजबूर कर सकता है, तो वह अपने मातहतों के सामने कैसे अपनी इज्जत बचा सकता है? श्रीमान जियांग, मुझे आपको सच बताने दीजिए। स्कारफेस ने मुझे नाराज नहीं किया, उसने मेरे शुगर डैडी को नाराज किया। अब मेरे शुगर डैडी ने बोल दिया है, वह स्कार से मिलना चाहता है। अगर आप सहमत हैं तो सब ठीक रहेगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक स्कारफेस के लिए युद्ध शुरू करना उचित है? ली शियोग ने गंभीरता से पूछा। यह इस बारे में नहीं है कि यह सार्थक है या नहीं। बॉस होने के नाते मुझे अपने अधीनस्थों की जरूरतों पर विचार करना होगा। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सिर्फ एक वाक्य से दूसरों को सिखा दूं। मैं भविष्य में बॉस कैसे बनूंगा? श्री जियांग ने भी उतनी ही नाराजगी जताते हुए कहा। तो फिर इस बारे में बात करने को कुछ नहीं है। क्या आप वाकई उस व्यक्ति को सौंपना नहीं चाहते? ली शियोग ने सवाल किया। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने आदमियों की रक्षा कर रहा हूं, श्री जियांग ने दृढ़ता से कहा। वह बॉस है। उसके लिए किसी की भी बात को चुपचाप मानना नामुमकिन है। अगर सब लोग ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो वह बॉस कैसे रह सकता है? अगर नंबर गैंग युद्ध शुरू करना चाहता है तो उन्हें लड़ने दो। ऐसा नहीं है कि हंग हिंग ने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। हमारे बॉस ने कहा कि अगर होंगक सिंह हमारी बात नहीं मानता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जियांग में होंगक सिंह के लिए कोई जगह न रहे। ली शियोग ने ये कहते ही तुरंत फोन काट दिया। कॉल कटने के बाद भी श्री जियांग कुछ हद तक स्तब्ध थे, क्योंकि आज ली शियोग का व्यवहार कुछ असामान्य था। ली शियोग पहले ऐसा नहीं था। ली शियोग आज विशेष रूप से दृढ़ थी और उन्होंने बहुत स्पष्टवादिता से बात की। ऐसा प्रतीत होता था कि ली शियोग जानबूझकर उसे उकसा रही थी। इसके अलावा ली शियोग का लहजा बहुत ही घमंडी था। होंगशिंग कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई भी उन्हें मिटा सकता है? अब हमें क्या करना चाहिए, श्रीमान जियांग? चेन याओक्सिन ने अपने बगल में रखे सफेद कागज से पूछा। युद्ध की तैयारी का आदेश पारित करो। उसने उस दागदार आदमी को फिर से बुलाया। उसने ऐसा क्या किया जिससे किसी को बुरा लगा? श्री जियांग ने सीधे सीधे कहा। ठीक है श्रीमान जियांग, मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगी, चेन याओक्सिन ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। 1 घंटे बाद चेन याओक्सिन एक व्यक्ति के साथ वापस लौटी। यह आदमी स्कारफेस है, इसका चेहरा कई निशानों से भरा हुआ है। इसी वजह से इसे यह उपनाम मिला। जहां तक उनके असली नाम की बात है तो अब बहुत कम लोग इसे जानते हैं। स्कारफेस गिरोह का एक अनुभवी सदस्य था, और यहां तक कि गिरोह का सरगना मिस्टर चियांग भी उसे जानता था। श्रीमान जियांग, आप मुझसे मिलना चाहते थे? स्कारफेस ने कुछ असहजता से कहा। इस समय तक स्कारफेस स्थिति को लेकर अभी भी असमंजस में था और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गिरोह का सरगना मिस्टर जियांग उसे ढूंढने क्यों आया था। स्कारफेस, आजकल तुम क्या कर रहे हो? तुमने किसे नाराज किया है?
श्री जियांग ने सीधे पूछा। श्री जियांग ने अपने अधीनस्थों के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें खड़े होकर बोलने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, स्कारफेस ने मासूमियत से कहा। नंबर स्क्वाड के नेता ली शियोग ने मुझे किसी को सौंपने के लिए कहा। तुम्हें सौंपने के लिए कहा? तुम्हें सौंपने से बचने के लिए हम हंग हिंग नंबर गैंग के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर तुम मेरे सामने सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मेरे हवाले कर दूंगा, श्री जियांग ने शांत भाव से कहा। अध्याय 238 श्री जियांग का प्रचंड क्रोध, चेन पिंगोन की निर्ममता। स्कारफेस को आखिरकार डर लगने लगा। अंततः पूरी कहानी बताई गई। श्री जियांग, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। टेक्सास हैमबर्गर के मालिक ने मुझे ये काम करने के लिए $500,000 का भुगतान किया और मुझे उसे रिश्वत देने के लिए $300,000 खर्च करने पड़े, इसलिए मुझे केवल $200,000 ही मिले। दरअसल ये तो बस एक छोटी सी बात है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी बढ़ जाएगी, स्कारफेस ने असहाय भाव से कहा। क्या तुम सुआ हो? तुमने एक हैमबर्गर में जहर मिलाया और फिर भी कहते हो कि यह मामूली बात है। पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और नंबर गैंग भी तुम्हें ढूंढ रहा है। सोचो तुम्हारा अंजाम कैसा होगा, श्री जियांग ने ठंडे लहजे में कहा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। इससे उनके दो प्रमुख गिरोहों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। तुम रुको, मैं अभी ली शियोंग को फोन करके देखता हूं कि क्या हम अभी भी इस बारे में बात कर सकते हैं। श्री जियांग ने ये शब्द ठंडे स्वर में कहे, फिर अपना फोन निकाला और ली शियोंग का नंबर डायल किया। फिर उसने ली शियोंग को पूरी कहानी बताई। श्रीमान जियांग, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। पूरी कहानी जानने के बाद ली शियोंग ने श्री जियांग से फोन काट दिया और फिर चेन पिंगोन को ये खबर बताई। तो टेक्सास बर्गर मूल रूप से उन्हीं के थे। चेन पिंगोन को अचानक एहसास हुआ कि यह उनका प्रतिस्पर्धी था। टेक्सास बर्गर हांगकांग की एक स्थानीय बर्गर कंपनी है जो बर्गर चेन का कारोबार भी करती है। किंग बर्गर के लोकप्रिय होने के बाद से टेक्सास बर्गर का कारोबार बुरी तरह से गिर गया है। टेक्सास के बर्गर शॉप का मालिक बढ़ती चिंता के साथ यह सब देख रहा था। फिर उसके मन में एक कुटिल योजना आई। उन्होंने सीधे तौर पर किसी को पैसे देकर बावांग बर्गर में जहरीले पदार्थ डलवाए। फिर उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके स्कारफेस को ढूंढ निकाला। उसने ये कार्य स्कारफेस को सौंपा। स्कारफेस को $500,000 का भुगतान किया गया था और उसे ये भी पता चला कि उसका एक दोस्त बावांग बर्गर में काम करता था। इसलिए उसने अपने दोस्त को $300,000 दिए और उससे किंग बर्गर में जहरीले पदार्थ मिलाने को कहा। स्कारफेस को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त भी काफी बेवकूफ होगा। इस व्यक्ति ने किंग बर्गर में एक अत्यंत विषैला पदार्थ मिला दिया। इसके परिणामस्वरूप कई घटनाएं घटित हुई। दरअसल किंग बर्गर को खराब करने के लिए आपको ऐसे जहरीले पदार्थ मिलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जुलाब की दवा मिला देना ही काफी है। स्कारफेस ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना मूर्ख होगा कि वह जुलाब की जगह एक अत्यधिक विषैले पदार्थ का इस्तेमाल करेगा। जब स्कारफेस ने यह खबर सुनी तो वह वास्तव में काफी डर गया था। आखिरकार यह मामला पहले ही काफी बढ़ चुका है। स्कारफेस को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि ओवरलॉर्ड बर्गर का मालिक इतना शक्तिशाली था कि उसने पहले ही अपने बॉस से संपर्क कर लिया था। कुछ ही देर में ली शियोंग को चेन पिंगोन का संदेश मिला और फिर उन्होंने श्री जियांग को फोन किया। श्री जियांग, मेरे बॉस ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और वे टेक्सास हैमबर्गर को खुद संभाल लेंगे, लेकिन स्कारफेस को उनके हवाले करना होगा। जब तक वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, तब तक हम होंगक्सिंग के लिए परेशानी पैदा करने से बच सकते हैं, ली शियोंग ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम्हारा बॉस बड़ी बड़ी बातें करता है। खुद को क्या समझता है, हांगकांग का गवर्नर। अगर आपका बॉस लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। उसे बता दो कि हंग हिंग से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चूंकि वह मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी कंपनी को खत्म कर दूंगा। किंग बर्गर उसका कारोबार है ना?
मैं उसके बारे में छानबीन करूंगा। श्री जियांग ने भी उतने ही आत्मविश्वास से जवाब दिया। इसके अलावा उनके शब्दों में पहले से ही धमकियां झलक रही थी। ये सुनकर ली शियोग ने बस तिरस्कार भरी मुस्कान दी और फिर कहा, श्रीमान जियांग, हम लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सद्भावनावश मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे बॉस ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आप नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं। स्कार को अभी के अभी मेरे हवाले कर दो और कुछ नहीं होगा। अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि बदनामी मोल ले ली जाए। अगर तुम हमारे बॉस से झगड़ा करोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो चलिए इसे आजमा कर देखते हैं, श्री जियांग ने ठंडे लहजे में कहा और फिर फोन काट दिया। जाओ और पता लगाओ कि ओवरलॉर्ड बर्गर का मालिक कौन है। वह किसी प्रभावशाली परिवार से तो हो ही नहीं सकता, वरना मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होता। अगर कोई मामूली आदमी मेरे सामने शेखी बघारने की कोशिश करेगा तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि उसकी भयानक मौत हो, श्री जियांग ने ठंडे लहजे में कहा। वह हंग हिंग का मुखिया था और उससे खिलवाड़ करना ठीक नहीं था। जी हाँ श्रीमान जियांग, मैं अभी जाकर जांच करती हूँ। चेन याओक्सिन ने सिर हिलाकर सफेद कागज पर ओके लिख दिया। श्री जियांग ने आगे कहा, किसी को इस बात का इंतजाम करने को कहें कि वह स्कारफेस को कुछ देर के लिए छिपा दे। स्कार जीवित रहता है या मर जाता है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अहम बात है स्कारफेस। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो हंग हिंग की बहुत बदनामी होगी। बाहरी लोग कहेंगे कि हंग हिंग कमजोर है और अपने किसी अधीनस्थ की भी रक्षा नहीं कर सकता। श्री जियांग निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसी कोई शर्मनाक घटना घटित हो। धन्यवाद श्रीमान जियांग, स्कारफेस ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। स्कारफेस ने खुद को मरने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर जियांग उसे बचाने के लिए इतनी कोशिश करेंगे। वह सचमुच भावुक हो गया था। नीचे जाओ, श्री जियांग ने हाथ हिलाते हुए धीरे से कहा। इसके बाद चेन याओक्सिंग स्कारफेस को लेकर बाहर चली गई। श्री जियांग द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को ली शियोग ने चेन पिंगोन तक पहुंचाया। इस श्री जियांग का स्वभाव तो काफी गुस्सैल है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके पास होंगक्सिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? मुझे उनकी जानकारी की एक प्रति भेजें। याद रखें, उनकी सारी जानकारी। सभी बॉस, सभी दोहरे फूल वाले लाल डंडे, सभी मुख्य सदस्य। मुझे उन सभी के बारे में जानकारी चाहिए। अपने सभी आदमियों को यहां से बाहर निकालो। पता लगाओ कि वे कहां हैं। मैं इसे खुद किसी से करवाऊंगा, चेन पिंगोन ने ठंडे लहजे में कहा। चेन पिंगोन इस बार अंधाधुंध हत्याएं करने की योजना बना रहा है। होंगक्सिंग एक घटिया इंसान है, किसी को परवाह नहीं कि वह जिए या मरे। ये हास्यास्पद है कि श्री जियांग अभी भी होंगक्सिंग की प्रतिष्ठा को किसी खजाने की तरह मानते हैं। हंग हिंग ली परिवार से नहीं है। ली परिवार एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवार है, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच भी अच्छी तरह से जाना जाता है। इसलिए ली परिवार का सामना करते समय चेन पिंगोन को आशंका का अनुभव हुआ। यदि संभव हो तो ली परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना ही सबसे अच्छा है। लेकिन हंग हिंग अलग है। हंग हिंग एक त्रिपक्षीय समाज है। जैसा कि पुरानी कहावत है, लाठी एक शौचालय की तरह होती है। जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप इसे निकालते हैं, और जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो आप इसे बहुत दूर छिपा देते हैं और एक अंधेरे कोने में रख देते हैं। इसके अलावा किसी को भी चैम्बर पॉट पसंद नहीं होता। चेन पिंगोन हंग हिंग को नष्ट करने के लिए युद्ध छेड़ने जा रहा है और हांगकांग के बड़े परिवारों और गिरोहों को यह बताना चाहता है कि वे किससे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। जी बॉस, मैं जाकर लोगों को तुरंत ऐसा करने का निर्देश देता हूं। ली शियोग ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। इस गिरोह की खुफिया प्रणाली भी बेहद शक्तिशाली है। चेन पिंगोन को जिस खुफिया जानकारी की जरूरत थी वह उसे 1 घंटे बाद मिल गई। रेड स्टार के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों की जानकारी ऊपर दी गई है। जी हां, उनमें से एक चान हो नाम है। यह देखकर चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अपने पिछले जीवन में चान हो नाम को केवल फिल्मों और टीवी ड्रामा में ही देखा था,
लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जीवन में उसे वास्तव में चान हो नाम का सामना करना पड़ेगा। नहीं, वह चान हो नाम के खिलाफ नहीं जा रहा है, वह उसे हराने जा रहा है। अध्याय 239 बार पार्टी, चेन हाओनान की टीम का सफाया। अब जबकि हमारे पास चान हो नाम के बारे में जानकारी है, तो आइए पहले उसका ख्याल रखें। चेन पिंगोन मन ही मन चुपचाप सोचने लगा। चान हो नाम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सिर्फ इसलिए कि वह बहुत प्रसिद्ध था, उसकी हत्या सबसे पहले कर दी जाएगी। लेकिन अगर वह इतना प्रसिद्ध ना होता, तो चेन पिंगोन को यकीन नहीं होता कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। बेशक, चाहे वह प्रसिद्ध हो या ना हो, इस महान युद्ध में उसके बिना किसी नुकसान के बच निकलने की संभावना कम ही है। चेन पिंगोन ने सारी जानकारी पढ़ ली है। अगर हम वास्तविक रणनीति की बात करें, तो वह सिर कलम करने की रणनीति होनी चाहिए। योजना यह है कि पहले सरगना को मार गिराया जाए, फिर बाकी के गुर्गों से निपटना आसान हो जाएगा। लेकिन चेन पिंगोन का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने नेता को मार गिराने से पहले अपने सभी अधीनस्थों को मार डाला। क्या श्री जियांग बहुत शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी नहीं माने जाते थे? क्या वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे? तब चेन पिंगोन उसे इसका पछतावा करवाएगी। जैसे ही रात होने लगी, चेन पिंगोन निकल पड़ा। चेन पिंगोन अकेला था। उसने काले रंग का ट्रैक सूट, बेसबॉल कैप, काला मास्क और धूप का चश्मा पहन रखा था। चेन पिंगोन अब इतने अलग दिखते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। मुझे परवाह नहीं कि लोग उन्हें देखें या कैमरे में कैद हो जाएं। जब तक चेन पिंगोन अपना चेहरा नहीं दिखाते, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तस्वीर किस बारे में ली गई है। हांगकांग एक ऐसा स्थान है जहां कानून को महत्व दिया जाता है। सबूत के बिना, भले ही हमें पता हो कि चेन पिंगोन ने ये किया है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चेन पिंगोन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहा था, जो इस स्थिति में परिवहन का एक बहुत ही सुविधाजनक साधन था। उस समय चान हो नाम एक डबल फ्लावर रेड पोल था, और उसका बॉस बिग ब्रदर बी अभी भी जीवित था, इसलिए वह अभी तक कॉजवे बे का नेता नहीं था। संयोगवश चान हो नाम और उनके बॉस आज एक बार में मिल रहे हैं, और उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं। चेन पिंगोन ये खबर सुनकर काफी खुश हुआ, क्योंकि अब उसे कई बार यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वह एक ही यात्रा में समस्या का समाधान कर सकता था। उनके बारे में जानकारी जुटाना वास्तव में काफी सरल है, क्योंकि उन्होंने अपने ठिकाने को छिपाया नहीं है। वे सड़कों पर अकड़कर घूमते थे और बारों में बहुत ही दिखावटी व्यवहार करते थे। नंबर गैंग के कई अधीनस्थ हैं, इसलिए आप आसपास पूछताछ करके आसानी से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। हैप्पी बार, ये चान हो नाम और उसके गिरोह का गढ़ है। वे आमतौर पर यहीं इकट्ठा होते हैं। चेन पिंगान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछे की गली में पहुंचा। गली में प्रवेश करने के बाद चेन पिंगोन ने मोटरसाइकिल को एक तरफ रख दिया। ये बार का पिछला दरवाजा है। बार के पिछले दरवाजे पर 2 गुंडे पहरा दे रहे थे। हालांकि द्वार की रखवाली के लिए 2 गुंडे तैनात थे, लेकिन चेन पिंगोन के खिलाफ ये सुरक्षा व्यवस्था व्यावहारिक रूप से बेकार थी। बिना कोई आवाज किए चेन पिंगोन अपने दोनों गुर्गों के पास पहुंचा। वे दोनों अधीनस्थ अपनी बड़ाई करने और गपशप करने में इतने मग्न थे कि उन्होंने चेन पिंगोन को पास आते हुए देखा तक नहीं। 2 फेंकने वाले चाकू चुपचाप प्रकट हुए और दोनों पुरुषों के गले में घुस गए। फेंकने वाला चाकू हवा में ही थोड़ा सा हिल गया, जिससे उसकी धार पर लगे खून के धब्बे झड़ गए, और फिर वह चेन पिंगोन के हाथ में वापस आ गया। चेन पिंगोन की टेलीकिनेसिस शक्ति से चाकू फेंकने की तकनीक में दक्षता लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों गुंडों ने अपना गला पकड़ लिया, फिर देर से उन्हें चेन पिंगोन की नजर पड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उनके गले में छेद हो चुके थे। वे सांस नहीं ले पा रहे थे और उनके गले के घावों से खून बह रहा था। 1 या 2 मिनट के भीतर ही दम घुटने से उनकी मौत हो गई। चेन पिंगोन ने उन दोनों को नजरअंदाज किया और सीधे पीछे के दरवाजे से अंदर चली गई। बार में प्रवेश करते ही मेरा स्वागत तेज संगीत से हुआ। ये बार सचमुच धुएं से भरा हुआ है और बहुत गंदा है। चेन पिंगोन इस तरह के बार को नीचा समझती थी।
उन्हें शांत बार पसंद है जहां वे सुकून देने वाला संगीत सुन सके, कुछ ड्रिंक्स ले सके और अपने दोस्तों के साथ खुलकर बातचीत कर सके। उस तरह का बार दिलचस्प होता है, इस तरह का गंदा बार बिल्कुल भी मजेदार नहीं होता। बेशक सबकी पसंद अलग अलग होती है, सिर्फ इसलिए कि चेन पिंगान को ये पसंद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को भी ये पसंद नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि बार बहुत अच्छा चल रहा था, वहां बहुत सारे ग्राहक आते थे और वह लगभग हमेशा भरा रहता था। चेन पिंगोन बार में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूमती रहीं और उसने एक एक करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। भाई बी चेन हाओनान चेन पिंगोन का प्राथमिक लक्ष्य है। यदि संभव हो तो बचे हुए सभी अधीनस्थों को मार डालो। हालांकि हंग हिंग सोसाइटी का दावा है कि उसके दसियों हजार सदस्य हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके मुख्य सदस्यों की संख्या केवल कुछ सौ ही है। मुख्य सदस्यों की संख्या मात्र कुछ दर्जन है। चेन पिंगोन का लक्ष्य सभी प्रमुख सदस्यों को खत्म करना था। इन प्रमुख सदस्यों के बिना अधीनस्थ कर्मचारी अव्यवस्थित और बेतरतीब स्थिति में होंगे। पूरे बार में केवल 5 या 6 लोग ही ऐसे थे जिनके खिलाफ वह कार्रवाई करने को तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बचे हुए गुंडों को मारते हैं या नहीं। दरअसल चेन पिंगोन बहुत ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहता था। आखिरकार बहुत सारे लोगों को मारना बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देगा और इसका उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस बार वह हांगकांग समाज के निचले तबके में अपना नाम बनाना चाहता है। अन्यथा हमेशा कोई न कोई उसे परेशान करता रहेगा, जो चेन पिंगोन के लिए एक घृणित बात होगी। चेन हाओनान और उसके दोस्त एक बूथ में बैठकर शराब पी रहे थे और उन्होंने चेन पिंगोन को पास आते हुए बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। सबकी निगाहों के सामने चेन पिंगोन ने किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वह अब भी हथियार के तौर पर चाकू फेंकने का इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार किसी को मारने के लिए फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल करना वाकई बहुत सुविधाजनक है। इससे पहले कि उसे पता चलता, चेन पिंगोन बूथ के सामने पहुंच चुका था। अप्रत्याशित रूप से चेन हाओनान की इंद्रियां बहुत तेज थीं और उसने तुरंत चेन पिंगयान की ओर देखा। सावधान रहो, चान हो नाम ने अचानक सतर्कता से चिल्लाया। लेकिन वह आवाज निकालने के बाद उसने अचानक अपना गला ढक लिया, क्योंकि उसके गले में पहले से ही एक फेंकने वाला चाकू फंसा हुआ था। चेन हाओनान की आंखें चौड़ी हो गई थी, उसने देखा ही नहीं था कि चेन पिंगोन ने कैसे अपनी चाल चली। उसने केवल चेन पिंगोन को हाथ हिलाते हुए देखा और अगले ही पल एक फेंकने वाला चाकू उसके गले में घुस गया। यह तो बंदूक चलाने से भी तेज है। वह चाकू लिए हमलावर से कैसे बच सकता था? चान हो नाम, बॉस बी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन अगले ही पल एक फेंकने वाला चाकू उसके गले में घोंप दिया गया। इससे पहले कि बचे हुए गुंडे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी ओर एक के बाद एक कई चाकू फेंके गए। हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे और छिपना चाहते थे, फिर भी वे इससे बच नहीं सके। कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद उसे न कर पाने की यह भावना उन्हें भयभीत कर देती थी। इसके तुरंत बाद असहनीय दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उनमें से प्रत्येक के गले में एक फेंकने वाला चाकू फंसा हुआ था। चेन पिंगोन अपनी लड़ाई के परिणाम देखने के लिए रुके बिना ही मुड़ा और चला गया, क्योंकि परिणाम पहले से ही निर्धारित था। दरअसल किसी को मारकर उसके गले में कुछ ठूंस देना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इसे हृदय की ओर इंगित करना सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि चेन पिंगोन ने गले पर वार करना बेहतर समझा, क्योंकि ली शुनहुआंग लिटिल ली फ्लाइंग डैगर भी इसी तरह अपना चाकू फेंकता है। जब ली शुनहुआंग लिटिल ली अपने उड़ने वाले खंजर का इस्तेमाल करता था, तो वह हमेशा अपने दुश्मनों के गले को छेद कर उन्हें मार डालने में कामयाब होता था। चेन पिंगोन को भी यह शौक पसंद आने लगा। इसके अलावा एक बार उसके फेंके हुए चाकू से चोट लगने पर बचने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। चेन पिंगोन के वार से न केवल श्वासनली फटी, बल्कि वह कंठस्थल और पूरी श्वासनली को भेद गई। अगर उन्हें 2 मिनट के भीतर चिकित्सा सहायता नहीं मिली, तो उनकी जान निश्चित है। वे सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए दम घुटकर मर जाएंगे। अध्याय 240 हत्यारा क्रूर है, श्री जियांग का प्रलय।
चेन पिंगोन एक बार फिर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया, और उसके जाने के 2 मिनट बाद ही बाहर से एक तीखी चीख सुनाई दी। अंततः चान हो नाम और उसके साथियों के शव बरामद कर लिए गए। चेन पिंगोन ने अपना फेंका हुआ चाकू वापस नहीं लिया। उसने जिन फेंकने वाले चाकुओं का इस्तेमाल किया, उन पर कोई विशेष निशान नहीं थे। वे बाजार में आसानी से मिलने वाले साधारण स्टील के चाकू थे। चेन पिंगोन के पास अपने भंडार में इस तरह के 10,000 फेंकने वाले चाकू हैं, जो उनके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा इन फेंकने वाले चाकुओं को वैध माध्यमों से नहीं खरीदा गया था। वह सीधे एक हार्डवेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्री में गया और वहां के स्टॉक से 10,000 फेंकने वाले चाकू ले आया। इसलिए इन फेंकने वाले चाकुओं में चेन पिंगोन की उत्पत्ति का कोई निशान नहीं मिलता है। चेन पिंगान इन फेंकने वाले चाकुओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है। पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद चेन पिंगोन ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। मोटरसाइकिल स्टार्ट करो और तुरंत निकल जाओ। चान हो नाम और उसके गिरोह की मौत की खबर हंगहिंग मनोरंजन जगत में तेजी से फैल गई। नेता श्री जियांग को भी सबसे पहले ये खबर मिली। श्री जियांग का चेहरा कुछ उदास था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंबर गैंग हत्यारों को भेजने जैसी अनैतिक हरकत करेगा, क्योंकि हत्या का ये तरीका गिरोह के सदस्यों का तरीका नहीं है। हत्यारे इसी तरह काम करते हैं। ली शियोंग, तुम वाकई में कुछ अलग ही हो। तुमने तो एक हत्यारे को काम पर रख लिया। तुम्हें लगता है कि हत्यारों को किराए पर लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे पास भी है, श्री जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। श्री जियांग अभी भी बहुत आशावादी हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन्हें किस तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। श्री जियांग ने एक हत्यारे को भी काम पर रखा था, लेकिन हत्यारे को कार्रवाई करने में समय लगता है। श्री जियांग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चेन पिंगोन पहले ही उनके आदमियों का कत्लेआम शुरू कर चुका था। चान हो नाम की हत्या तो बस शुरुआत थी। चान पिंग पिंग ने एक के बाद एक कई प्रमुख सदस्यों की हत्या कर दी। श्री जियांग के कानों तक एक के बाद एक बुरी खबरें पहुंचती रहीं। श्री जियांग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभी अभी इन प्रमुख सदस्यों को सूचित किया है। उन्होंने इन प्रमुख सदस्यों को छिपने के स्थान खोजने का निर्देश दिया और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में गार्ड भी तैनात किए। इतने कम समय में इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो सकती है? आखिर यह हत्यारा कौन है? वह अविश्वसनीय रूप से कुशल है। श्री जियांग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उनके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें पहले से ही अपने ऊपर मंडराते संकट का आभास हो रहा था। हालांकि इस संकट से निपटने के लिए फिलहाल वास्तव में कोई अच्छा उपाय मौजूद नहीं है। श्री जियांग कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़े रहे। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और ली शियोंग को फोन किया। ली शियोंग, मैं हूं, श्री जियांग ने गहरी आवाज में कहा। ओह, मैं श्री जियांग हूं। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? ली शियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ली शियोंग के पास सूचना के कई स्रोत थे, इसलिए वह निश्चित रूप से जानता था कि श्री जियांग ने उसे क्यों बुलाया था। क्योंकि होंगक्सिंग के पक्ष में पहले ही कई लोग मारे जा चुके हैं, और अभी केवल कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन होंगक्सिंग के पक्ष में इतने सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। ली शियोंग को पता था कि श्री जियांग शायद अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यह ऐसा है जैसे आप खुद को फोन करके शांति स्थापित करना चाहते हो। ली शियोंग, हमारे बीच इतना ज्यादा मतभेद नहीं है। पहले बस कुछ गलतफहमियां थी। मैं आपको मनचाहा व्यक्ति दे सकता हूं और बात यहीं खत्म हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है? श्री जियांग ने कहा। श्री जियांग, आपने यह बात बहुत देर से कही है। जब मैंने पहले आपको फोन पर संपर्क किया था और आपसे उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए कहा था, तो आपने मुझसे क्या कहा था? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे बॉस ने आपको उस व्यक्ति को सौंपने का आदेश दिया है। इससे हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरा बॉस अब बहुत गुस्से में है। मेरे बॉस ने पहले ही बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि हांगकांग में तुम्हारा कोई ठिकाना न रहे। मेरी सलाह मानो, तुम अब हांगकांग में नहीं रह सकते। बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। अगर आप हांगकांग से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बेहद भाग्यशाली हैं।
इतना कहकर ली शियोंग ने तुरंत फोन काट दिया। फोन पर व्यस्तता की आवाज सुनकर श्री जियांग का चेहरा पीला पड़ गया। श्री जियांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। उनके अनुमान के आधार पर वह गिरोह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। तो इस बार उसका असली प्रतिद्वंदी नंबर गैंग नहीं, बल्कि बॉस के लोग थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बॉस इतना आत्मविश्वासी था। श्री जियांग को इस बार वाकई पछतावा है। आखिरकार वह तो सिर्फ एक अधीनस्थ कर्मचारी था, और उसने भी कुछ गलत किया था। वह इस व्यक्ति के लिए पूरे हंग हिंग समूह को खोने का जोखिम क्यों उठाएगा? श्री जियांग का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने मेज पर रखी एस्ट्रे को उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। क्रिस्टल की एस्ट्रे चकनाचूर हो गई थी। श्री जियांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक आगे बढ़ेंगी। वह तो पीछे हटने और समझौता करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। श्री जियांग की आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी। चूंकि आप शांति नहीं चाहते, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। सबसे बुरी स्थिति में हम सब एक साथ मरेंगे। श्री जियांग, आप किसके साथ मरना चाहते हैं? अचानक हुई आवाज से श्री जियांग चौंक गए। श्री जियांग ने ऊपर देखा तो उन्हें अपने सामने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मेरे सामने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने काला ट्रैक सूट, काली बेसबॉल टोपी, काला मास्क और यहां तक कि काले धूप के चश्मे भी पहन रखे थे। श्री जियांग के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें पता था कि हत्यारा उन्हें ही ढूंढने आया था। ये वही आदमी है जिसने अपने कई आदमियों को मार डाला। मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। आपका नियोक्ता आपको चाहे जितना भी वेतन दे, मैं उससे दुगुना वेतन दे सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम हत्यारे सिर्फ पैसे के लिए ये सब करते हो। अपनी कीमत बताओ, मैं मोल भाव नहीं करूंगा। श्री जियांग तुरंत शांत हो गए और गहरी आवाज में बोले, श्रीमान जियांग, आपने कुछ गलत समझा है। मैं हत्यारा नहीं हूं, और मैं पैसे के लिए हत्या नहीं करता। वैसे मैं आपको एक मुफ्त खबर देता हूं, आपके अधीन सभी गिरोह के सरगनाओं को खत्म कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आपका फोन इतना शांत क्यों है और किसी ने आपसे संपर्क क्यों नहीं किया, है ना? क्योंकि तुम्हारे सभी आदमी मर चुके हैं, इसलिए तुम्हें कोई सूचित नहीं करेगा। और विला में रहते हुए किसी के द्वारा आपको बचाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस विला में सिर्फ हम दोनों ही जीवित हैं, बाकी सब जा चुके हैं। एक और खबर है जो मैं आपको मुफ्त में दे सकता हूं। मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं ही वह हूं जो तुम्हें मार डालेगा। मैंने तुम्हें पहले ही उस व्यक्ति को सौंपने के लिए कहा था, क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते थे? आप मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया है, हम अब जीवन मरण के संघर्ष में फंस गए हैं। चेन पिंगान बोलती रही। वह इन अव्यवस्थित चीजों से काफी परेशान भी था, इसीलिए जब वह श्री जियांग के सामने आया तो वह इतना बातूनी लग रहा था। अक्सर कहा जाता है कि खलनायक ज्यादा बोलने से मर जाते हैं, और चेन पिंगोन निश्चित रूप से इस सिद्धांत को समझता है। लेकिन इस समय अगर उसने कुछ शब्द नहीं कहे तो उसे काफी असहज महसूस होगा। यह आप हैं। आप ली शियोंग के बॉस हैं। श्री जियांग ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम्हारी प्रतिक्रिया वाकई बहुत धीमी है। तुम्हें अब जाकर इसका एहसास हो रहा है। चेन पिंगोन ने ठंडे लहजे में कहा।